हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सीटेट ईवीएस के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सीटेट ईवीएस का 2 लेक्चर चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपका ईवीएस का पार्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो आइए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट चींटियों के बारे में दिया गया है। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ खास तरह की गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जो चींटियां होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब चींटियां चलती हैं तो वे एक लाइन में चलती हैं। तो ऐसा इसलिए चलती हैं क्योंकि वे जो चींटियां होती हैं वे अपने पीछे कुछ खास तरह की गंध छोड़ती हैं, जिससे कि उनके पीछे आने वाली चींटियां उस गंध को सूंघ करके उसी रास्ते पर चलती रहती हैं। तो इसी वजह से जो चींटियां होती हैं वे एक लाइन में चलती हैं। और फिर अगला पक्षियों के बारे में दिया गया है। अगला पॉइंट है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो पक्षियों की आंखें होती हैं तो वह उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। और जो पक्षी होते हैं वे एक ही समय में 2 अलग-अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जो पक्षी होते हैं वे एक ही समय में 2 अलग-अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जैसे कि मनुष्य होते हैं तो मनुष्य 2 चीज़ों पे अलग-अलग एक ही समय में अलग-अलग चीज़ों पे नज़र नहीं डाल सकते हैं। वे जो भी देखते हैं तो एक ही चीज़ पर फोकस कर पाते हैं। लेकिन पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं और वे एक ही समय में 2 अलग-अलग वस्तुओं पे भी नज़र डाल सकती हैं। अगला पॉइंट है कि जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित होती हैं। जब पक्षी जो होते हैं ये जब बिल्कुल एकदम सामने देख रहे होते हैं तो ये तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। अगला पॉइंट है कि कई पक्षी जो होते हैं वे अपने गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वह अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जो पक्षी होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि पक्षी अपने गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। तो ऐसा वे क्यों हिलाते हैं? क्योंकि जो पक्षियों की आँखों की पुतली होती है वे घूम नहीं सकती हैं। तो घूम नहीं सकती हैं तो वे अपने अगल-बगल या फिर अपने आस-पास की कोई भी वस्तु को देखना होगा तो वे अपने गर्दन को घुमा कर ही देखते हैं। तो इस वजह से जो पक्षी होते हैं ये अपने गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। अगला पॉइंट है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। जो पक्षी होते हैं जब एक ही चीज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है कि कोई भी वस्तु है तो वे उनके बीच में कितनी दूरी है, वे वे उनसे कितनी दूर पर रखी हुई है, इसका एहसास उन्हें हो जाता है। और जब अलग-अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि 2 अलग-अलग चीज़ों पे भी वे एक ही साथ फोकस कर सकते हैं। तो जब अलग-अलग चीज़ों पे केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। देखने का दायरा बढ़ जाता है मतलब कि वे एक ही समय में कई चीज़ों को देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ पक्षी अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। जो पक्षी होते हैं उनमें ऐसी क्षमता होती है कि वे अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर उनके सामने कोई उड़ कर के आने वाला पक्षी है जो कि उनका दुश्मन है तो उसके लिए एक तरह की आवाज़ निकालते हैं, और अगर ज़मीन पर चल कर के आने वाला कोई दुश्मन है तो उसके लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं, जिससे कि जो उनको बचाने वाला साथी है वो समझ जाए कि किस तरह का खतरा है। और फिर अगला पॉइंट है कि कुछ जानवर जैसे कि लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालकर अपने साथी को संदेश देता है। जो लंगूर होता है ये लंगूर भी अपने पास अगर कोई मुसीबत आ रही है तो उसको देख करके एक खास तरह की आवाज़ निकालता है, जिससे कि उसके साथी को पता चल जाए कि हमारे साथी को कोई मुसीबत इस समय आई है। और इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ निकालते हैं। इसको तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि पक्षी भी इस काम के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ जानवर भूकंप या तूफान से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। इससे पता चलता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जो पक्षी होते हैं इनमें एक तरह से पूर्वानुमान, आप कह सकते हैं कि पूर्वानुमान करने की क्षमता होती है। अगर
अगर कोई भी भूकंप या फिर तूफान ऐसी कोई अनहोनी होने वाली है तो जो ये पक्षी, जो ये जानवर होते हैं, ये कुछ अजीब ढंग का व्यवहार करने लगते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। तो इन जानवरों में ऐसी क्षमताएं होती हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के रूप में भी दिया गया है कि जैसे कि 2004 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आए सुनामी से पहले जानवरों की अजीब व्यवहार से पता चल गया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। 2004 में अंडमान निकोबार में एक सुनामी आई थी, जिससे कि वहाँ जो इंदिरा पॉइंट है निकोबार द्वीप समूह में, तो वो 2004 में ये डूब भी गया है। ये अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो वहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट है वो उस सुनामी में डूब गया था। तो जब वो सुनामी आने वाली थी 2004 में, तो उससे पहले जो जानवर वहाँ के थे वे अजीब ढंग का व्यवहार करने लगे, जिससे कि वहाँ पे जो जनजातियाँ थी, जो वहाँ के मूल निवासी थे, तो वे उनको हमेशा से देखते रहे थे। तो उनको ये पता लग गया कि ये जो जानवर है ये इनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है और ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। तो वहाँ के जो जनजाति थे, तो वे जनजाति वहाँ उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए थे। अगला पॉइंट है कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो कि हर मौसम में दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने छिपकली को देखा होगा। छिपकली जो होती है वे ठंड के मौसम में दिखाई नहीं देती है, तो वे ठंडी के मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। अगला पॉइंट है कि जानवरों को किस लिए शिकार किया जाता है, मतलब कि जानवरों को किसके लिए मारा जाता है। तो जैसे कि हाथी को दिया है कि हाथी को उसके दांत के लिए, और गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है। तो हाथी को क्यों मारा जाता है? हाथी को उसके दांत के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है। और जो कस्तूरी मृग होती है, कस्तूरी मृग को उसकी खुशबू के लिए मारा जाता है। तो आप लोग इसको एकदम पूरा ध्यान में रखिएगा कि जो जानवर होते हैं इनका शिकार किस लिए किया जाता है। जो अलग अलग जानवर होते हैं इनका शिकार किस लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है बीन पार्टी के बाजे। जो कालबेलिया डांस होता है तो उसमें जो बाजे होते हैं वे बीन पार्टी के बाजे कहलाते हैं। कालबेलिया डांस के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, तो आप लोग अगर उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। जैसे बीन पार्टी के बाजे में कौन कौन से बाजे आते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं। बीन पार्टी के बाजे में, जैसे बीन पार्टी के बाजे में बीन, तुम्बा और खंजरी और ढोल, ये जो 4 बाजे हैं ये बीन पार्टी के बाजे के अंतर्गत आते हैं। और ये जितने भी बाजे हैं इसमें ढोल के अलावा बीन, तुम्बा और खंजरी जो है ये सूखी लौकी से बनाया जाता है। ढोल के अलावा जो बीन, तुम्बा और खंजरी होती है तो इसको सूखी लौकी से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट जितने भी हैं ये पूरा एकदम एनसीईआरटी से लिया गया है। इसको एनसीईआरटी से नोट्स बनाया गया है। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा ईवीएस का पार्ट एकदम कंप्लीट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि जीभ के सतह पर छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, जिन्हें कि स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जीभ पर कुछ छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, तो ये दाने क्या होते हैं? इन दानों को स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। और जो जीभ होता है इसके अलग अलग भाग से अलग अलग स्वाद का पता चलता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन से भाग से, जीभ के किस भाग से किस स्वाद का पता चलता है। तो जैसे कि जो जीभ का अग्र भाग होता है, अग्र भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है, किनारे भाग से खट्टे स्वाद का पता चलता है, मध्य भाग से कोई भी स्वाद नहीं मिलता है और पश्च भाग से कड़वे स्वाद का पता चलता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि रोटी के टुकड़े को 30 से 32 बार चबाकर खाने पर रोटी मीठी लगने लगती है। इसका कारण एमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है। जो रोटी का टुकड़ा है, रोटी के टुकड़े को आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग इसको एकदम अच्छे से चबा करके खाने लगते हैं तो रोटी मीठी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप भोजन को अच्छे से चबाते हैं तो मुँह में लार बनने लगता है, और जो लार होता है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, और एमाइलेज एंजाइम के कारण ही जो रोटी होती है वह मीठी लगने लगती है। अगला पॉइंट यात्रा के बारे में दिया है। जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में यात्रा के बारे में डिस्कस किया गया है तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दिया है कि पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में कितने दिन का समय लगता है? तो पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन का समय लगता है।
अगला पॉइंट है, घड़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। तो जो घड़सीसर नामक तालाब है इसको जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। और अगला पॉइंट है कि अलबरूनी कहाँ का निवासी था? तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था और ये भारत की यात्रा पे आया था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जो अलबरूनी है तो यह कहाँ का निवासी था? तो यह उज्बेकिस्तान का निवासी था। अगला पॉइंट हम लोग मृत सागर के बारे में देखते हैं। जो मृत सागर है ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में तैरना बहुत ही आसान है क्योंकि उसमें व्यक्ति डूबता नहीं है। जो मृत सागर है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। मृत सागर में तैरना इसलिए आसान है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ही अधिक होती है और जब नमक की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है, जिसके कारण कि व्यक्ति पानी में डूबता नहीं है। तो इसीलिए मृत सागर में कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। अगला पॉइंट है कि नमक के घोल में नींबू को डालने पर नींबू तैरने लगता है, वह डूबता नहीं है। ऐसा पानी के घनत्व के बढ़ने के कारण होता है। ऐसा ही यहाँ भी है कि जैसे कि नमक के घोल में जो पानी में नमक की मात्रा अधिक हो जाती है तो पानी का घनत्व बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो नींबू होता है, अगर नमक के घोल में नींबू को डालेंगे तो नींबू तैरने लगता है, वह डूबता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का घनत्व बढ़ जाता है और पानी के घनत्व के बढ़ने के कारण नींबू पानी में डूबता नहीं है। अगला पॉइंट दांडी यात्रा के बारे में दिया गया है। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह नमक कानून का विरोध करने के लिए किया गया था। यह यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो आप लोग इस डेट को भी ध्यान में रखिएगा कि यह कब से कब तक चला था। तो यह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था और ये नमक कानून का विरोध करने के लिए किया गया था। अगला पॉइंट है कि माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। मलेरिया की जांच माइक्रोस्कोप से ही की जाती है। जो माइक्रोस्कोप यंत्र होता है, इससे अगर कोई भी चीज़ आप लोग देखेंगे तो यह उस चीज़ से 1000 गुना बड़ी दिखती है। और जो मलेरिया की जांच होती है, यह माइक्रोस्कोप से ही की जाती है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। जो मलेरिया रोग होता है, ये मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसी मच्छर से फैलता है। और जो मलेरिया की दवा होती है, मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि मलेरिया रोग के वाहक मादा एनाफिलीज की खोज रोनाल्डो रोस ने किया था। इसके लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो मलेरिया रोग की जो वाहक है मादा एनाफिलीज, तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रोनाल्डो रोस ने किए थे और इसके लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और सीटेट एग्ज़ाम को एकदम अच्छे से क्लियर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।